क्या है केरेटोकोनस, क्या प्रॉब्लम होती है केरेटोकोनस में, और फिर डिस्कस करेंगे कि डैल्क कैसे हेल्प करता है केरेटोकोनस के पेशेंट्स को। The information shared in this video is curated from available open sources and contains my personal interpretations. This should not be confused with scientific advice or a doctor's clinical advice. हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रख्यात रूप। मैं एक्यूरा विजन क्लिनिक्स रूप नेत्रालय में कैटरैक्ट, कॉर्निया और रिफ्रैक्टिव सर्जरी का स्पेशलिस्ट हूं। मैंने ये सारे आँखों के इलाज की पढ़ाई एम्स न्यू दिल्ली से करी है। आज मैं आप सब लोगों से डिस्कस करने वाला हूं केरेटोकोनस के एक एडवांस्ड ट्रीटमेंट के बारे में, जिसको हम कहते हैं डैल्क। डैल्क या DALK, इसका फुल फॉर्म है डीप एंटीरियर लेमेलर केरेटोप्लास्टी। अगर सिंपल भाषा में बताएं तो ये एक तरह का कॉर्निया ट्रांसप्लांट है। इस ट्रांसप्लांट का मैक्सिमम बेनिफिट जो मिलता है वो केरेटोकोनस के पेशेंट्स को मिलता है। केरेटोकोनस के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। 1 मिनट में समझेंगे कि क्या है केरेटोकोनस, क्या प्रॉब्लम होती है केरेटोकोनस में, और फिर डिस्कस करेंगे कि डैल्क कैसे हेल्प करता है केरेटोकोनस के पेशेंट्स को। तो देखिए, केरेटोकोनस एक बीमारी है हमारी आँख की पुतली की। हमारी आँख की पुतली, या जिसको हम काली पुतली कहते हैं, वो एक्चुअली एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होती है, यानी कि एक पारदर्शी स्ट्रक्चर होता है जो हमारी आँख के आगे का ये डोम होता है। इस डोम से जो लाइट आती है वो ये कॉर्निया या आँख की पुतली उसको फोकस करके आँख के अंदर भेजती है, जहाँ से वो पर्दे पर फाइनली फोकस होके इमेज बनाती है। कुछ लोगों की पुतली के अंदर कमज़ोरी आने की वजह से पुतली कोनिकल होने लग जाती है, यानी कि पुतली पतली और बल्जिंग होने लग जाती है। कोनिकल यानी तिकोनी सी चोंच निकलने लगती है उसमें, जिसको केरेटोकोनस कहते हैं। ये नॉर्मल पुतली है जो सारी लाइट को अच्छे से पर्दे पे फोकस करेगी। ये केरेटोकोनस वाली पुतली है जिसके अंदर की शेप खराब होने की वजह से रोशनी इधर उधर फैलेगी और नज़र की क्वालिटी कम होती चली जाती है। अगर हम कॉर्निया की डिफरेंट लेयर्स की बात करें तो कॉर्निया के अंदर 6 परतें होती हैं, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए मैं आपको बताऊंगा कि हम इसको 3 परतों में डिवाइड करने वाले हैं। सबसे ऊपर की जो परत है वो एपिथीलियम है। एपिथीलियम यानी कि स्किन। जैसे हमारी स्किन रीजनरेट होती है, यानी कि जब हम कहीं स्किन छिल जाती है या हमारी स्किन पे कोई मार्क हो जाता है तो हम कहते हैं एक्सफोलिएट हो रही है स्किन, यानी कि नई स्किन आ जाती है नीचे से। इसी तरह से कॉर्निया की जो एपिथीलियम है वो उसकी स्किन है जो कि ट्रांसपेरेंट होती है, और ये हर 5-7 दिन में चेंज होती रहती है, जैसे हमारी बॉडी में स्किन कहीं पे भी होती है। जो सेकेंड लेयर है वो होती है स्ट्रोमा। ये जो स्ट्रोमा है ये बेसिकली हमारे कॉर्निया की पूरी स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि आँख की जो मजबूती है उसमें पुतली की मजबूती को देने वाला जो स्ट्रक्चर है वो ये है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये हमारी आई बॉल की वॉल है, दीवार है हमारी आँख की, और इसकी स्ट्रेंथ यानी कि इसकी मजबूती हमारी आँख की पुतली की शेप के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये मल्टीपल प्रोटीन लेयर्स से बना होता है। कोलेजन नाम का प्रोटीन जो हमारी स्किन को बनाता है, जो हमारी पूरी प्रोटेक्टिव फिल्म को हमारे मुंह के अंदर की लाइनिंग से लेकर पूरी बॉडी की सारी स्किन को जो स्ट्रक्चर बनाता है उसको कोलेजन कहते हैं। और कॉर्निया के अंदर भी यही कोलेजन एक स्पेशलाइज्ड अरेंजमेंट में होता है जिससे कि वो ट्रांसपेरेंट रहता है। तो ये कोलेजन की जो लेयर्स हैं जो इस पूरे स्ट्रोमा को बनाती हैं, इनके आपस के बीच की जो स्ट्रेंथ है, जैसे कि समझ लीजिए कि अगर कोलेजन एक ईंट है तो जो इन ईंटों के बीच का सीमेंट है उसके स्ट्रेंथ की कमी की वजह से केरेटोकोनस की प्रॉब्लम होती है। तीसरी जो परत होती है वो सबसे अंदर होती है आँख के, यानी कि कॉर्निया के सबसे अंदर वाली परत होती है जिसको हम एंडोथीलियम कहते हैं।
ये एंडोथीलियम लिविंग लेयर होती है, यानी कि इसके जो सेल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और ये कॉर्निया की यानी कि आँख की पुतली की सफ़ेदी से बचाने का काम करते हैं और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने का काम करते हैं। यानी कि ये सेल्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और अगर ये सेल्स काम ना करें तो हमारी आँख की पुतली सफ़ेद पड़ जाएगी। साथ ही साथ ये सेल्स बहुत सेंसिटिव भी होते हैं। ये सेल्स हमारी बॉडी में एक फाइनाइट नंबर में हैं, यानी कि जैसे कॉर्निया की एपिथेलियम या हमारी स्किन बार बार चेंज होती रहती है, हर 7 दिन में नई आ जाती है, ये जो एंडोथीलियम है ये ऐसे नहीं होती। जब हम पैदा होते हैं तब हमारी बॉडी में जितने एंडोथीलियल सेल्स हैं वो फिक्स नंबर में होते हैं और ये एंडोथीलियल सेल्स धीरे धीरे एज के साथ कम होते जाते हैं। अगर ये कुछ बीमारियों में या किसी कारण से डैमेज होने की वजह से बहुत ज़्यादा कम हो जाएं तो हमारी आँख की पुतली सफ़ेद पड़ सकती है, जिसका फिर दूसरा ट्रीटमेंट भी किया जाता है जो आप मेरे दूसरे वीडियोज़ में देख सकते हैं। तो ये हुआ कॉर्निया का स्ट्रक्चर और इसके अंदर जो कॉर्निया का स्ट्रोमा है वो हमारी कॉर्निया की मजबूती है, मजबूत दीवार है, जिसके कमज़ोर होने की वजह से आँख की पुतली की शेप खराब होने लगती है, वो कोनिकल बनने लगती है और लाइट को सही जगह पे फोकस नहीं करती, जिससे हमारी नज़र कम होने लगती है। केरेटोकोनस के कई सारे इलाज हैं डिपेंडिंग ऑन कि हम किस स्टेज पे हैं, यानी कि हमारी पुतली की शेप कितनी खराब हो चुकी है, हम उसका सुधार करने की कोशिश कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो बात समझनी है वो ये है कि कॉर्निया की जो शेप खराब हो रही है वो स्ट्रोमा की कमजोरी की वजह से हो रही है और इस लेयर की स्ट्रेंथ को बढ़ाने का एक ही तरीका है जिसको हम कहते हैं C3R। इसका फुल फॉर्म है कॉर्नियल कोलेजन क्रॉस लिंकिंग। ये प्रोसीजर एक डाई को आँख के ऊपर, कॉर्निया के ऊपर डाल के उसके बाद यूवी रेडिएशन से कॉर्निया की सिकाई करके किया जाता है और इससे कॉर्निया की लेयर्स की आपस की स्ट्रेंथ बेहतर हो जाती है। यानी कि जो लेयर्स हैं उनके बीच का, जैसे मैंने बताया दीवार है उसके बीच का सीमेंट है, आप समझ लीजिए कि सीमेंट का जो जोड़ था वो ख़राब हो रहा था, सीमेंट अच्छी क्वालिटी का नहीं था, हमने उसको केमिकल से ट्रीट करा ताकि जो ब्रिक्स हैं, जो ईंटें हैं, उनके बीच की मजबूती बढ़ गई, तो अब वो और ज़्यादा दीवार हमारी कमज़ोर नहीं होगी। तो इस प्रोसीजर को हम कहते हैं C3R और ये कॉर्निया के कोलेजन की जो लेयर्स हैं उनके आपस के बीच की स्ट्रेंथ को, बॉन्डिंग को बढ़ा देती है और इस बॉन्डिंग से कॉर्निया की शेप फर्दर खराब होने से रुक जाती है। अब केरेटोकोनस का C3R तो हो गया है काफ़ी पुराना ट्रीटमेंट, काफ़ी वक्त से हम इसको करते आ रहे हैं। आज की डेट में जो C3R के साथ करे जाने वाला प्रोसीजर है उसको हम कहते हैं TCAT या ट्रैक या टोपो गाइडेड PRK अलॉन्ग विद C3R। ये प्रोसीजर क्या होता है बहुत ब्रीफ में बताऊंगा मैं। इस प्रोसीजर के अंदर हम कॉर्निया की शेप को पहले लेज़र से बेहतर बनाते हैं और उसके बाद हम उसकी स्ट्रेंथनिंग करके उस पोजीशन में उसको फ्रीज कर देते हैं। तो ये होता है लेज़र असिस्टेड C3R या टोपो गाइडेड PRK विद C3R। इस प्रोसीजर में हमारी जो श्विंड एमआरएस मशीन है वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर है कंपेयर टू एनी अदर ट्रीटमेंट। इसके बारे में मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं, हमारे सैकड़ों पेशेंट्स हैं जो इस ट्रीटमेंट से बेनिफिट करते हैं ऑन अ डेली बेसिस। तो उसके बारे में काफ़ी सारे वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, आप उनको देख सकते हैं। पर इसके अलावा भी कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जैसे कि इंटैक्स या स्क्लेरल कॉन्टैक्ट लेंसेज। ये प्रोसीजर्स भी कॉर्निया की शेप को बेहतर करने के लिए हैं। स्क्लेरल कॉन्टैक्ट लेंसेज एक ऐसे डिवाइस हैं जिसको हम डेली पहनते हैं, डेली उतारते हैं। ये थोड़े से बड़े कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं जिनको हमें पानी भर के कॉन्टैक्ट लेंस में पहनना पड़ता है और रोज़ हम 12 घंटे उसको पहन सकते हैं, रात को हमें उतार देना होता है। स्क्लेरल कॉन्टैक्ट लेंसेज आखिरी ऑप्शन है
किसी व्यक्ति के लिए जब उनका केरेटोकोनस बहुत एडवांस हो जाता है। तो ये जो सारे प्रोसीजर्स बेसिकली मैंने आपको बताए, ये बेसिकली माइल्ड टू मॉडरेट केरेटोकोनस तक ट्रीटमेंट कर पाते हैं। जब केरेटोकोनस इतना एडवांस हो गया है कि हम उसको इन सारे प्रोसीजर्स से नहीं मैनेज कर सकते, तब जो प्रोसीजर बचता है वो होता है कॉर्निया ट्रांसप्लांट। ये लास्ट ऑप्शन है, यानी कि अगर हम जो सारे ट्रीटमेंट्स हैं C3R, लेज़र असिस्टेड C3R या इंटैक्स नहीं कर पा रहे हैं या उससे हमारी विजन नहीं इम्प्रूव हो रही है, तो जो ऑप्शन बचता है हमारे पास वो ये बचता है कि हम C3R करने के बाद डेली स्क्लेरल कॉन्टैक्ट लेंस पहने। कुछ लोगों को स्क्लेरल कॉन्टैक्ट लेंस सूट नहीं करता, तो उनके लिए फिर कॉर्नियल ट्रांसप्लांट ही बचता है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि कॉन्टैक्ट लेंस को पहन पाना पॉसिबल नहीं हो रहा है, जैसे कि जब हम फील्ड में जॉब करते हैं, हम डस्टी वेदर में जाते हैं, हम टेम्परेचर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में नहीं रहते, तो हमारी आँख में बार बार पसीना आएगा, हम आँख को रब करेंगे, हम कॉर्निया की हाइजीन को मेंटेन नहीं कर सकते। ऐसे केसेस में कॉन्टैक्ट लेंस से कॉम्प्लिकेशंस होने का खतरा होता है, जिस वजह से हम डेली पहनना और उतारना कॉन्टैक्ट लेंसेज का नहीं कर पाते हैं, उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं। ऐसे केसेस में कॉर्निया ट्रांसप्लांट ही इकलौता ऑप्शन बचता है। अब कॉर्निया ट्रांसप्लांट दो तरीके से किया जा सकता है केरेटोकोनस के पेशेंट के लिए। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था इस वीडियो में कि कॉर्निया की कौन सी लेयर खराब होती है, स्ट्रोमा। तो जब कॉर्निया की स्ट्रोमा खराब होती है तब केरेटोकोनस होता है। अब हम दो तरीके से कॉर्निया का ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। या तो हम स्ट्रोमा की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए सारी लेयर्स को बदल दें, यानी कि एपिथेलियम को भी बदल दें, स्ट्रोमा को भी बदल दें, एंडोथेलियम को भी बदल दें, जिसको हम कहते हैं फुल थिकनेस कॉर्निया ट्रांसप्लांट। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि हम केवल एपिथेलियम और स्ट्रोमा को बदल दें, लेकिन एंडोथेलियम को हम ना बदलें। अब अगर हम सारी लेयर्स को बदलते हैं तो उसको हम कहते हैं फुल थिकनेस कॉर्निया ट्रांसप्लांट या पेनिट्रेटिंग केरेटोप्लास्टी। अगर हम सिर्फ एपिथेलियम और स्ट्रोमा को रिप्लेस करते हैं तो उसको हम कहते हैं डीप एंटीरियर लेमेलर केरेटोप्लास्टी। एंटीरियर का मतलब आगे की सरफेसेस, तो यानी कि हमने इसमें आगे की सारी लेयर्स को बदला, लेकिन एंडोथेलियम जो हमारी सबसे पीछे वाली लेयर है उसको हमने बचा लिया। एंडोथेलियम को बचाने का क्या फ़ायदा है? देखिए, पेनिट्रेटिंग केरेटोप्लास्टी में हम जो लिविंग एंडोथेलियल सेल्स हैं उनको रिप्लेस कर देंगे और किसी और की आँख के सेल्स को हमारी आँख में डालेंगे। अब जब भी कोई भी टिश्यू ट्रांसप्लांट किया जाता है तो हमारी बॉडी उस टिश्यू के अगेंस्ट रिएक्शन करती है, यानी कि डोनेटेड सेल्स के अगेंस्ट हमारी बॉडी रिएक्शन कर सकती है। इस रिएक्शन को हम रिजेक्शन बोलते हैं। ग्राफ्ट रिजेक्शन का मतलब है कि हमारी बॉडी ने वो वाले एंडोथेलियल सेल्स को एक्सटर्नल माना, यानी कि ये माना कि ये मेरे शरीर का हिस्सा नहीं है, और उसके खिलाफ बॉडी ने फाइट करा, जिससे कि वो सेल्स ख़त्म हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। उन सेल्स के डेड होने से कॉर्निया सफ़ेद पड़ जाता है, यानी कि ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल नहीं हो पाता। ऐसे स्थिति में हमें दोबारा ट्रांसप्लांट करना पड़ता है और बहुत सारी दवाइयाँ देनी पड़ती हैं लंबे समय के लिए। संभवतः साल या 2 साल के लिए भी दवाई देनी पड़ सकती हैं, जिससे कि ये रिएक्शन जो बॉडी का हो रहा है, जिसको हम ग्राफ्ट रिजेक्शन बोलते हैं, ये ना हो। ये सब करने के बाद भी करीब 15 से 20% लोगों की कॉर्निया 10 से 15 साल के ड्यूरेशन में फेल हो जाती है। यानी कि फुल थिकनेस कॉर्निया ट्रांसप्लांट करने के बाद हम ये समझ सकते हैं कि लगभग 15% लोगों को दोबारा से ये ट्रांसप्लांट कराने की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इसी कारण से हम ट्रांसप्लांट से बचना चाहते हैं। लेकिन डीप एंटीरियर लेमेलर केरेटोप्लास्टी एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसके अंदर एंडोथेलियल रिजेक्शन की प्रॉब्लम ही नहीं होती, क्योंकि
हमने वो लेयर तो सेव कर लिया, वो लेयर तो हमने रिप्लेस ही नहीं किया जिसके अंदर एंडोथेलियल सेल्स हैं। तो इसलिए हमारा शरीर ट्रांसप्लांटेड टिश्यू के अगेंस्ट रिएक्शन नहीं करेगा, एंडोथेलियल सेल्स को डैमेज ही नहीं करेगा। इसलिए डैल्क प्रोसीजर के बाद जो विजन आती है वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि हमारी बॉडी के जो एंडोथेलियल सेल्स हेल्दी हैं, हम उन्हीं से अपनी कॉर्निया की या ग्राफ्ट की क्लैरिटी को अचीव कर रहे हैं। और ये ज़िंदगी भर चल पाता है, क्योंकि इसमें कभी भी ग्राफ्ट रिजेक्शन यानी कि एंडोथेलियल रिजेक्शन का रिस्क नहीं होता। तो ये 99% ज़िंदगी भर काम करेगा। 1% संभावना है कि अगर अर्ली पीरियड में हमने ध्यान ना दिया तो इन्फेक्शंस वगैरह होने की वजह से कॉर्निया ख़राब हो सकता है, जिसको रिप्लेस करना पड़ सकता है। बट अगर रिकवरी अच्छी हो जाए उसके बाद लाइफ लॉन्ग ये ट्रांसप्लांट काम कर सकता है। इसीलिए डीप एंटीरियर लैमेलर केरेटोप्लास्टी एक बहुत ही ज़्यादा असरदार और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। मैंने 100 से ज़्यादा ये सर्जरीज परफॉर्म किए हैं और हमारे पेशेंट्स बहुत ज़्यादा बेनिफिट करते हैं इस ट्रीटमेंट से। मेरे पास रोज़ ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको केरेटोकोनस की प्रॉब्लम है और उनको कई कारणों से डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि आप ये ट्रीटमेंट नहीं करा सकते, आपकी विजन इस हद से ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हो सकती, और हम उनका डीप एंटीरियर लैमेलर केरेटोप्लास्टी करते हैं। और उसके बाद ऑन एन एवरेज 80 to 85% पेशेंट्स की विजन लगभग 3 से 5 दिन के अंदर अंदर वापस आ जाती है। हमने ऐसा देखा है कि 1 महीने के बाद लगभग सारे ही पेशेंट्स की विजन 6/12 या उससे बेटर रहती है, यानी कि नीचे की 2 या 3 लाइन उनको धुंधली दिखती हैं, जिसके लिए उनको चश्मा लगाने की ज़रूरत पड़ती है, बट अदरवाइज़ वो बगैर चश्मे उतना देख पाते हैं। और लगभग 80% पेशेंट्स 6/9 या उससे बेटर होते हैं, यानी कि वो ऑलमोस्ट पूरा ही देख पाते हैं बिना चश्मे के भी। तो केरेटोकोनस में डैल्क ट्रीटमेंट एक बहुत ही ज़्यादा असरदार इलाज है, और इसके बारे में मैं अगले वीडियो में और डिटेल से बताऊंगा कि हम इस सर्जरी को परफॉर्म कैसे करते हैं, ये सर्जरी कैसे करी जाती है और इसके क्या रिजल्ट्स हैं, पेशेंट्स से भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। आशा करता हूं कि आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे और मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे, जिसके अंदर हम डैल्क के बारे में और डिटेल से बात कर रहे हैं। थैंक यू।